ni pa ni sa ni pa ma ga ma sa ga ni re sa ni da pa sa ma ga ma re sa ni sa। नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस चर्चा में। मैम का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के इतिहास और संस्कृति विभाग के बारे में। जैसा कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के नाम से ही क्लियर है कि इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार और इसके विषय में शोध कार्य है। तो बिना किसी देरी के मैं एक बार फिर स्वागत करूँगा डॉक्टर मुन्ना मैम का, जो कि विभाग के आरंभ से ही विभाग को निरंतर आगे बढ़ाने में कार्यरत है और हमेशा से ही मैम का जो दृष्टिकोण रहा है विभाग के प्रति वो रहा है कि निरंतर यहाँ पर शोध होता रहे, विद्यार्थियों के हित में काम होता रहे। और मैम का जो शोध का क्षेत्र है वो है ये पावन भूमि उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड पे मैम की रिसर्च है। तो हमारा ये जो मॉडर्न गुरुकुल है देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जो नालंदा तक्षशिला के संकल्पना पर पार्टी पर स्थापित किया गया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इस विभाग की स्थापना कब हुई और किस उद्देश्य के उद्देश्यों के साथ? सभी को प्रणाम, धन्यवाद दीक्षित जी। और मैं विभाग की स्थापना के पहले आपसे बात करना चाहूंगी कुलपिता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो हमारे जितने भी आर्ष ग्रंथ थे और जिन आर्ष ग्रंथों का भाष्य परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी लिखने के माध्यम से किया, चाहे वो आपके वेद हो, चाहे आपके उपनिषद हो, चाहे आपके पुराण हो, चाहे आपके स्मृति ग्रंथ हो, चाहे आपके ब्राह्मण हो, चाहे आपके ग्रंथ हो, उन सारे आर्ष ग्रंथों का जब गुरुदेव ने भाष्य किया तो निसंदेह कहीं न कहीं गुरुदेव ने उसके लिए आगे की संकल्पना की होगी। और गुरुदेव की उन्हीं संकल्पना को साकार करने के उद्देश्य को लेकर विभाग की स्थापना 2010 में हुई। और विभाग का स्थापना का जो उद्देश्य था वो था विश्व को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान के लिए एक ऐसी स्थापना जिसके माध्यम से विद्यार्थी यहाँ की चीजों को प्रत्यक्ष जीवन में उतारकर उस परिपाटी को आगे चला सके। आमतौर पर क्या होता है जब बाहर के विश्वविद्यालयों में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वो देखते हैं कि इतिहास विषय है पर संस्कृति, भारतीय संस्कृति की ज़्यादातर बात नहीं होती। तो ये भारतीय संस्कृति जो नाम जोड़ा गया है तो उसका मूल रूप से क्या उद्देश्य? भारतीय संस्कृति जोड़ने के पीछे मैं आपको परम पूज्य गुरुदेव के दो वाङ्मय का रेफरेंस देना चाहूंगी। परम पूज्य गुरुदेव के दो वाङ्मय हैं, भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व और समस्त विश्व को भारत के अस्तित्व मिला, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव ने भारतीय संस्कृति के उन मूलभूत स्वरूपों को प्रत्यक्ष बताया है। साथ ही उन्होंने भारतीय संस्कृति के विश्वव्यापी विस्तार की बहुत गहराई से चर्चा की है। उन दोनों चर्चाओं को भी हमने जो है माध्यम बनाया और उन दोनों चर्चाओं को अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया ताकि विद्यार्थी गुरुदेव की उस भारतीय संस्कृति के चिंतन को, दिशाधारा को प्रत्यक्ष यहाँ पर सीख सके। इसलिए हमने भारतीय संस्कृति को इसमें ऐड किया। मैं भी कैंपस में अगर विजिट करें या जो भी करने आए तो बाल्टिक सेंटर अपना यहाँ पर है जो गुरुदेव की समस्त विश्व को भारत के जवाब में है उसको चरितार्थ करता है कि किस तरह भारत में और जो बाल्टिक कंट्रीज हैं उनके कल्चरल क्या संबंध है। एक मैं बहुत व्यवहारिक प्रश्न यहाँ के बारे में, जब बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं तो ये कैंपस किस तरह से उनको भारतीय संस्कृति को सीखने में, समझने में सपोर्ट करता है? सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी कैंपस का जो ड्रेस कोड है वो अपने आप में भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप वैदिक संस्कृति की हो जाए, आप ऋग्वेद कालीन संस्कृति पर देखें, उत्तर वैदिक काल देखें, जहाँ पर वेशभूषा जो है अमूलन धोती कुर्ता ही हुआ करती थी। तो पहला तो बच्चों को आकर्षित करता है कि जो हमने ड्रेस कोड रखा है, जो प्रशासन द्वारा निर्धारित है, उसमें सबसे पहले इसको झलक मिलती है भारतीय संस्कृति की। दूसरा, यहाँ पर जो प्रातःकालीन प्रार्थना का जो स्वरूप है, और आप देखिए कि भारतीय संस्कृति में प्रार्थना की और त्याग के तप की बात की गई है, तो वहाँ पर उसको दूसरा स्वरूप दिखाई देता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आप देखें तो यहाँ पर जो यज्ञ वातावरण है वो भी भारतीय संस्कृति में यज्ञ देखें तो अपने आप में बहुत उच्च शिखर पर वैदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में। चौथे नंबर पर यदि हम देखें तो आप पूरे परिवेश को यदि देखें तो जहाँ पर विभिन्न प्रकार की संस्कृति के जीवंत मूर्त दिखाई देते हैं, चाहे आप चले जाए प्रदेश्वर महादेव, चाहे आप सिद्धेश्वर महादेव, जहाँ पर चारों ओर जो भारत के प्रमुख ज्योतिर्लिंग जिनको हम सिलेबस में पढ़ाते भी हैं उसका पूरा का पूरा स्वरूप डिजाइन किया गया है। आप ये देखिए कि हम एक जो पढ़ाते हैं ज्योतिष भी अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी ज्योतिष का कंटेंट पढ़ाते हैं, उस हिसाब से हमारा जंतर मंतर पूरा बच्चों को चरितार्थ करता है। और इसके अलावा भी कैंपस की जो विभिन्न चाहे गीता ज्ञान की क्लास है, चाहे लाइफ मैनेजमेंट है, वो विभिन्न प्रकार के ऐसे टेक्निक और ऐसे कोर्सेज हैं जो बच्चे को आगे से समझ ही आकर्षित करते हैं। बहुत ही उत्तम। एक और बात मैं करना चाहूँगा एकेडमिक्स के बारे में, जो कोर्सेज कौन से चलते हैं और अगर संक्षेप में क्या उनकी एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस में कवर करते हैं, थोड़ा उसको प्रकाश। जी बिल्कुल। देखिए, विभाग की स्थापना 2010
के कोर्स में विगत 8 वर्षों से चलाया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं बेसिकली उनका जो पैरामीटर रखा है यूजीसी गाइडलाइन का रखा है, लेकिन उसके साथ चंद्रदेव राधिपति जी के निर्देश के अनुसार हमने इनकी कल्चर उन चीजों को जोड़ा है। यदि कोई भी डायनेस्टी में पढ़ाते हैं तो हम डायनेस्टी में केवल ये नहीं पढ़ाते कि वो राजा बना कैसे, हम ये पढ़ाते हैं कि उस राजा ने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कैसे किया, उस राजा ने वेलफेयर के लिए क्या किया, उस राजा ने चैरिटी कैसे बनाई, उस राजा ने मंदिर का नाम कैसे दिया, उस राजा ने सारे धर्म के विद्वानों को संरक्षण कैसे दिया, उस राजा के काल में विद्वान बाहर कैसे गए। तो हमने वो सारी चीजें चर्चा के माध्यम से इसमें समाहित की। तो यहाँ पर जितने भी कोर्स हैं बेसिकली इन कोर्सों में हम ये मतलब सोचते हैं कि यूजीसी के पैरामीटर को तो वो बच्चा फुलफिल करता ही करता है, लेकिन साथ ही संस्कृति के वो मूलभूत तत्व जो उसके जिंदगी के आने के लिए जरूरी है, हमने वो सारी चीजें ही उसमें डालने का प्रयास किया है। और अभी मैं देख रहा था कि सिलेबस हमारा सिलेबस यूजीसी और यूपीएससी के सिलेबस से भी काफ़ी मैच करता है, तो इसमें भी काफ़ी सुविधा रहती है। लगातार हमारे बच्चे हम क्योंकि लगभग पिछले 5-6 वर्षों से यहाँ तैयारी भी कराते हैं। जी, थोड़ा सा इसमें आपको मतलब बीच में बोलना चाहूँगी कि विभाग में जो है विगत 6 वर्षों से बच्चों को निःशुल्क मार्गदर्शन, सिविल सर्विस की परीक्षा आज ऐसी परीक्षा है जो देश में सबसे प्रतिष्ठित मानी जाती है, और आज भी इतिहास वही विद्यार्थी लेता है जिसमें इतिहास में करियर बनाना हो, और करियर के लिए भी केवल उसका उद्देश्य केवल जो है डीपीएस या आईपीएस बनना होता है। तो वही विद्यार्थी इतिहास का चयन करता है, और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर हमारे गाँव विद्यार्थी बाहर से आते हैं जिनका उद्देश्य इतिहास लेने का केवल सिविल सर्विस में जाना होता है। तो उन्हीं सारी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभाग के द्वारा विगत 6 वर्षों से मार्गदर्शन दिया जा रहा है। साथ ही हमने इसमें बाहर के एक्सपर्टिस को बुलाते हैं जो भी प्रतिभा आकर विद्यार्थियों को निःशुल्क मार्गदर्शन देते हैं। बहुत ही शानदार। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि विद्यार्थी जब यहाँ आता है या कहीं भी पढ़ने के लिए जाता है उसका प्राथमिक उद्देश्य होता है पढ़ाई जी, कि वो अध्ययन कर सके, तो इस एम्बियंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि एम्बियंस पढ़ाई में किस तरह से हो सकता है? देखिए ये जो वातावरण है इसके लिए यदि मैं कहूँ तो मैं खुद यहाँ पर विगत 20 वर्षों से हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि मतलब इतनी सारी जगह मुझे विजिट करने का मौका मिला, लेकिन ऐसा वातावरण कहीं भी नहीं है जो सहज बच्चे को बस आकर्षित करता है कुछ करने की मोटिवेशनल प्रेरणा, एक अंदर से उसके अंदर एक जिज्ञासा होती है, जुनून होता है, उसे लगता है कि नहीं यहाँ पर भारतीय संस्कृति के वो डायमेंशन है, वो चीजें हैं जिनको सीख कर देख कर पढ़कर मैं जीवन में प्राप्त कर सकता हूँ जो शायद मैं नहीं और नहीं कर सकता था। बहुत ही शानदार। एक यूपीएससी का ही एक मैं देख रहा था कि डीआर दिल्ली की ओर से एक प्रोग्राम है जो बताया कि एथिक्स और इंटीग्रिटी का पेपर ऐड हुआ है, तो उसमें आप कुछ बताना चाहेंगे कि एथिक्स और इंटीग्रिटी है, नीति शास्त्र है, उसमें सब्जेक्ट किस तरह से सपोर्ट करता है? यूपीएससी का एक 5वां पेपर है, तो उसमें अगर आपको लगे कोई सपोर्ट यहाँ से मिलता है क्या इस संदर्भ में? बिल्कुल, जैसे इतिहास की आपने बात की, हमारी जितनी भी मान्यताएं हैं, परमपूज्य गुरुदेव की किताब है भारतीय मान्यताओं का वैज्ञानिक आधार है ना, और उस पर एक पीएचडी भी हुई। तो यदि हम गुरुदेव का लिटरेचर देखें तो परमपूज्य गुरुदेव ने हमारे जितने भी इथिक्स हैं, चाहे आपका होली लगाना है, चाहे आपका कलावा पाठना है, चाहे आपका पवित्रीकरण है, जितनी भी क्रियाएं हैं सारी क्रियाओं का वैज्ञानिक आधार है जो प्रूफ हो चुका है। तो मेरा मतलब ऐसा मानना है कि इतिहास के लेवल पर यदि हम उन चीजों को इनपुट करते हैं, उन चीजों को प्रमोट करते हैं और गुरुदेव के लिटरेचर को यदि उसमें ऐड करते हैं, तो शायद यूपीएससी के जो बच्चे हैं जो ज्यादा अच्छे से उन चीजों को कर पाएंगे और उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि यदि ये विभाग को मिलता है ऑफर, तो विभाग इसको डेफिनेटली स्वीकार करने के लिए तैयार है। बिल्कुल सही बात है। एक और पक्ष है हमारा महत्वपूर्ण शोध, मतलब किसी भी विश्वविद्यालय के लिए रिसर्च एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है, और मुझे याद है कि आपको भी आपके शोध के लिए कई बार सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें हमेशा उत्तराखंड के हम उत्तराखंड के लिए बैठे हो, आपका खुद का भी काम उत्तराखंड के ऊपर है, तो विभाग ने और कौन कौन से क्षेत्रों में शोध किया है और उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? जी, विभाग के द्वारा सबसे पहला कंट्रीब्यूशन तो ये है कि विभाग के द्वारा ICHR की जो फेलोशिप है वो पहली बार यूनिवर्सिटी के मतलब डिपार्टमेंट को पहली बार बच्चों को ICHR की फेलोशिप मिली। दूसरा है कि विभाग के रिसर्च के माध्यम से 2014 से लेकर 19 तक 6 बच्चे नेट क्वालिफाइड हैं। विभाग में ही जो है जो मेरी फैकल्टीज है वो यहाँ के स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं जो नेट क्वालिफाइड है, ऑडिटिंग के विभाग को सेवाएं दे रहे हैं। रिसर्च के मामले में विभाग का जो मोटिवेशन रहा है, जो मोटिव रहा है कि हम ऐसे चीजों को रिसर्च कराते हैं जो चीजें उनकी लोकल संस्कृति से जुड़ी हुई हो। हम किसी भी ऐसे ट्रेडिशनल या ऐसे बनी बनाई रिसर्च पर पर्पस नहीं कराते हैं, क्योंकि जितने भी आप कंटेंट देखेंगे, टॉपिक देखेंगे, कहीं ना कहीं हमने गुरुजी को लिया है। जैसे अभी प्रेजेंट इरा में कम से कम 8 बच्चे रिसर्चर हैं, और जिनकी रिसर्च में कहीं हमने विवेकानंद को कंपेरिजन किया है, कहीं हमने राधा मोहन राय की जी को गुरुदेव से जोड़ने का प्रयास किया है, कहीं हमने गांधी जी के मॉडल को जोड़ने का प्रयास किया है, कहीं हमने प्राचीन शिक्षा पद्धति में जो हमारा सिस्टम कैसा था एडमिनिस्ट्रेशन का या पुलिस का, हमने उसको लेने का प्रयास किया। कहीं हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो चीजें हैं वो कैसे आज के जमाने में प्रासंगिक है, हमने उसको लेने का प्रयास
करना चाहेंगे जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, जो वो पढ़ें और वो घर बैठे बैठे क्या उनको प्राप्त कर सकते हैं, कोई उपाय है? तो घर बैठे जो एडब्ल्यूजीपी का हमारा ऑनलाइन स्टोर है उससे प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया गुरुदेव की जो 2 महात्मा है, भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व, समस्त विश्व को भारत के सर्वदा, तीर्थ सेवन क्यों, तीर्थ क्या थे, क्या हो गए, क्या होना चाहिए, दूसरा मरकर भी जो अमर हो गए, हमारे कीर्ति स्तंभ, ये कुछ ऐसे हमारे वाङ्मय हैं जिसमें परम पूज्य गुरुदेव ने न केवल संस्कृति पर इतिहास के दृष्टिकोण को भी शामिल किया कि उनके आधार पर आपको लगता है कि उन्होंने अशोक नाम जो इनोवेशन गुरुदेव ने इतना शानदार किया है कि मतलब अशोक को महान क्यों कहा गया है? चक्रवर्ती उन्होंने जो चक्रवर्ती की परिभाषा दी है, चक्रवर्ती अर्थात वो जिसके अनुसार समय भी जिसके अनुसार परिवर्तित हो जाए, चक्रवर्ती अर्थात वो जो यदि सुबह खेत में बीज डाले शाम को बीज फसल बन जाए। तो मतलब बड़ा मतलब गुरुदेव ने चीजों को, हिस्ट्री की चीजों को ऐसे लिया है कि कुछ पर्टिकुलर ऐसी किताबें हैं जिनको पढ़कर विद्यार्थी विषय की गहराई को बहुत अच्छे से समझ सकता है। बहुत ही उत्तम। यहाँ एक कोर्स और भी चलता है लाइफ मैनेजमेंट का, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ मैनेजमेंट और इतिहास, भारतीय संस्कृति एक दूसरे के बहुत अच्छे पूरक सब्जेक्ट्स के रूप में भी काम करते हैं। तो उस पर आप प्रकाश जरूर, आप लंबे समय से इस लाइफ मैनेजमेंट जुड़ी हुई, तो इसमें भी आप प्रकाश डालेंगे किस तरह से ये दोनों मिलकर व्यक्तित्व निर्माण करता है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है जीवन प्रबंधन हमें लगता है कि ऐसा विषय या ऐसा करिकुलम का पार्ट है जो व्यक्ति के जीवन में क्या उपलब्धि है, व्यक्ति का जीवन चक्र कैसी है, व्यक्ति जीवन में क्या करना चाहता है, उसी आधार पर वो उस चीजों को डिलीवर करता है। तो जो हमारे विश्वविद्यालय में जो कोर्स डिजाइन किया गया है वो जीवन प्रबंधन का, वो बिल्कुल ऐसा किया गया है कि उसका उद्देश्य हमारा ये नहीं है कि बच्चा केवल सेमेस्टर में पढ़े अटेंडेंस। इसका उद्देश्य ये है कि जीवन प्रबंधन में वो संस्कृति के उन शासन मूल्यों को उतारे जिन मूल्यों को उतार कर वो जीवन की कोई भी परेशानी नहीं आती है, उन कठिनाइयों से अपने आप को उबार सकता है, अपने आप को निकाल सकता है। तो डेफिनेटली हमारा विभाग जीवन प्रबंधन के सारे कैरिकुलम को फुलफिल करता है और हमारे ही विभाग के जो है 2-3 फैकल्टीज हैं जो रेगुलर वहाँ पर क्लासेस लेते हैं और भी उनको कोई मदद होती है इस प्रकार की, तो हमारा विभाग निश्चित जाकर उनकी मदद करता है। बहुत ही उत्तम, बहुत अच्छा। इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कोर्सेज हैं हमारे, उनका जो सिलेबस हम डिज़ाइन करने के लिए क्या आप अवसर करते हैं, मतलब किस तरह से जो आज के सिलेबस जो चल रहे हैं वो हमने कैसे उनको इस निष्कर्ष पर हम कैसे पहुँचे कि ये चलना चाहिए? हमें खुद प्रकाश डाला कि गुरुदेव का साहित्य एक सोर्स है, इसके अलावा हम और कौन से सोर्सेज देखते हैं? सबसे पहले सोर्सेज तो मैं आपको चाहूँगी बताने यूजीसी की गाइडलाइन। जैसे जब हमने 2018 में BA ऑनर्स लॉन्च किया तो हमने 90% यूजीसी की गाइडलाइन फॉलो की। वो हमने इसलिए फॉलो की कि जब बच्चा मेरे यहाँ से ऑनर्स करके कहीं बाहर जाएगा तो उसकी डिग्री को क्रेडिट मिलना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें ये देखते हैं कि जितने भी स्टेट लेवल के सिलेबस और सेंट्रल लेवल के सिलेबस है, जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिस्ट्री ले रहा है, जो 5 साल की हिस्ट्री पढ़ रहा है, तो डेफिनेटली वो उसमें कोई कैरियर बिल्ड करेगा ही। तो उसको इस प्रकार से किसी भी स्टेट लेवल पर, किसी भी सेंट्रल लेवल पर कोई भी एग्जाम देने में उसे परेशानी ना आए, इसलिए हमने ऐसे सिलेबस डिजाइन किया है कि वो सारे डायमेंशन पढ़े। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और ऐड करना चाहूँगी, यदि चूंकि आपके भारतीय इतिहास के लंबे समय से प्रोफेसर हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम यदि इतिहास की बात करें तो इतिहास के हम 4 डायमेंशन की बात करते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास। लेकिन यदि हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर अमूमन 3 डायमेंशन की बात की जाती है: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। यदि हम ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटी की वो देखें, सिलेबस देखें, तो वो किसी भी एक चीज में स्पेशलाइजेशन कराते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो बच्चा जब फर्दर कोई एग्जाम के लिए अपीयर होता है, देना चाहता है, तो उसको वो सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करना पड़ता है। हमने इस चीज को जब बच्चों से मतलब इन चीजों को सुना और जब हमने फेस किया, फीडबैक लिया, हमने जब चीजें देखी, तो हमें लगा कि नहीं, स्पेशलाइजेशन अपनी जगह है, जो वो पीएचडी के दरमियान या एमफिल के दरमियान रिसर्च पेपर में कर सकता है। लेकिन जो कोर्स पढ़ने को आया है, जो कैरिकुलम को पढ़ने आया है, वो कैरिकुलम कम से कम ऐसा हो कि जिसके माध्यम से वो डायमेंशन को पूरा कर सके। तो आपको मतलब आश्चर्य होगा जानकर कि हमारे विभाग का जो सिलेबस है वो एकमात्र मतलब ऐसा सिलेबस है उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का जहाँ पर हम चारों ही डायमेंशन बच्चों की फुलफिल करते हैं, चाहे एंशिएंट हो, मिडिवल हो, मॉडर्न हो, वर्ल्ड हिस्ट्री। और इसके लिए समय समय पर हम हर 6 महीने में एक गोटा का स्टडी अरेंज कराते हैं और जैसे ही बच्चे हमें फीडबैक देते हैं, भारत एक्सपर्ट फीडबैक देते हैं, ट्रेंड करंट क्या चल रहा है, तो हमें लगता है कि नहीं ये चीज़ जैसे ग्लोबल है या कंटेम्प्रेरी कोई ऐसा इशू आ गया तो हम उसको डेफिनेटली सिलेबस में शामिल करते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात लगी यहाँ पर CBCS के पैटर्न में कि विद्यार्थी क्योंकि ज़माना तकनीकी का है और योग का ज़माना है, इसके अलावा स्किल का ज़माना है, ये सब चीज़ें भी विद्यार्थी यहाँ रह के सीख सकता है। इस पर आप भी मुझे लगता है तो CBCS जो विश्वविद्यालय में जो है 2016 से CBCS के सिस्टम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, मास्टर्स में भी और ग्रेजुएशन लेवल पर भी। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बच्चे के पास ये होता है कि वो शुरू के 4 सेमेस्टर अपनी चॉइस से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है, जैसे जनरल की रहती है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा
इंटरनेशनल की बात करें, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जी बिल्कुल, ये हाँ जी। और मैं खुद भी इसका गवाह हूँ कि किस तरह से इस भारतीय संस्कृति के कारण मुझे विदेश में जाकर पढ़ाने का अवसर मिला आप लोगों के मार्गदर्शन में, जो कि अपने आप में बढ़िया अनुभव था और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और ये निश्चित रूप से विश्वविद्यालय की देन है। बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं भारत में, लेकिन ये विश्वविद्यालय ऐसा है जहाँ पर ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, पूरा सागर है आपके सामने जो कि आप यूज़ करना चाहें। इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगा प्लेसमेंट का क्या सिस्टम, क्योंकि ये सत्य है कि आज के समय में ह्यूमैनिटीज़ के साथ थोड़ा चैलेंज है कि नॉलेज है, बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है, पर प्लेसमेंट एक बड़ा चैलेंज है, एक चुनौती है, तो उसको हम लोग कैसे डील करते हैं? प्लेसमेंट के लिए विश्वविद्यालय की जो सेंट्रल लेवल पर जो सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के अनुसार जो भी गाइडलाइन दी जाती है, उसके अनुसार हम बच्चों को तैयार कराते हैं। और उसी गाइडलाइन का परिणाम है कि 2015, 2016, 2017 तीन पेजों में लगातार ऐसे डिपार्टमेंट के बच्चे गार्डन फेलोशिप के लिए सिलेक्ट हुए, जो वर्तमान में भी बहुत अच्छी पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा यदि मैं आपको प्लेसमेंट की बात करूँ, सेकंड नंबर पर एकेडमिक प्लेसमेंट की बात करूँ, तो विश्वविद्यालय के वो विद्यार्थी जो नए क्वालिफाई कर लिए हैं, वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर डिग्री कॉलेजों में अपनी सेवाएं बराबर दे रहे हैं। इसके अलावा यदि मैं आपसे बात करूँ तो मेरे अपने विभाग में ही मैंने अपने पढ़ाए स्टूडेंट्स ही सेवाएं दे रहे हैं। इससे अच्छा प्लेसमेंट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? और तब एम्प्लॉयबिलिटी एनहांस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब वो अधिक से अधिक एम्प्लॉयबल हो और बेटर कंट्रीब्यूट करें। हम आपने बताया कि विभिन्न क्लासेस भी चलाते हैं, कुछ और ऐसा जो आपको बताना हो कि ये हम एक्स्ट्रा करते हैं ताकि विद्यार्थी जब जाए बाहर जॉब करने के लिए तो वो अलग दिखे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे उनके कोर्स में इंग्लिश कम्युनिकेशन उनका एक पार्ट है, इंग्लिश कम्युनिकेशन है उनका, स्किल एनहांसमेंट का प्रोग्राम है, उनके लिए एक लैंग्वेज पढ़ना कंपलसरी, एनवायरनमेंट के लिए कुछ ऐसे इश्यूज हैं जैसे एनवायरनमेंट है या इंग्लिश लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है, ये ऐसे इश्यूज हैं जिनके जो विद्यार्थी जब यहाँ से बाहर जाएगा डेफिनेटली वो फेस करेगा। और जब वो फेस करेगा तो फेस करने के लिए उसके पास जो है उसके सोल्यूशन के लिए कुछ होना चाहिए कि उसको फेस करने नहीं आए। तो हम इस क्लासेस और डिपार्टमेंट के रेगुलर के अलावा भी मेरे विभाग की जितनी भी फैकल्टीज हैं वो फैकल्टी पर्टिकुलर लगी रहती है विद्यार्थी के लिए किसी भी प्रकार की गाइडलाइन की, चाहे वो बाहर के एरियाज की हो, चाहे उसकी फर्दर इंस्टीट्यूट में एडमिशन की हो, चाहे उसको रिलेटेड नॉलेज की हो, चाहे मटेरियल की हो। हम कोशिश ये करते हैं, आपको मैं एक चीज़ और स्लाइड करना चाहूँगी कि विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर जो आयोजित की जाती प्रतियोगिता, उसी का मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी। अभी पिछले ही फरवरी मेरे विभाग की स्टूडेंट थी जो आपके NSS प्रोग्राम के तहत जिसका सिलेक्शन बैंगलोर के लिए, मेरे यूनिवर्सिटी के 2 बच्चों में भी, उत्तराखंड के कुछ परसेंटेज में भी वो मेरे विभाग की। तो ये प्लस पॉइंट है कि हम बच्चों को मतलब जो इंकरेज करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन यदि आता है तो हम उनको मोटिवेट करते हैं। अभी फरवरी की ही बात है कि मेरे विभाग का एक बच्चा जो वर्धा कॉम्पिटिशन के लिए गया था और वहाँ भी वो प्राइज लेकर आया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो विभाग के जितने भी हमारे शिक्षक के वो केंद्र के जितने भी नोटिस आते हैं उनको पूरा प्रॉपर स्टडी करते हैं, उसके बाद उनके हिसाब से बच्चों को तैयार करते हैं, विभाग में उनको टाइम देते हैं। और शायद आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी कि कुछ बच्चे जो हम BGMC वगैरह करने आते हैं जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पर कर आए हैं ना विभाग के शिक्षकों के मार्गदर्शन के आधार पर। तो दैट्स मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हैं जो हम बच्चों को इंकरेज करने के लिए रेगुलर करते हैं। सही बात है। एक भावनात्मक प्रश्न ये है कि जिस तरह से क्योंकि आवासीय परिसर है तो शिक्षक दोहरी भूमिका में रहते हैं, एक और तो वो पढ़ाते हैं, दूसरी गार्जियन की भूमिका में रहते हैं। और विशेष रूप से आपकी जो छवि है वो गार्जियन वाली भी है, साथ साथ मेरी गार्जियन वाली ज़्यादा है एज ए प्रोफेसर, और मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन मेरे लिए है। तो उसमें मैं कैसा आपको बच्चे कैसे महसूस करते हैं यहाँ पर, ये इसमें अगर आप बताएंगे क्योंकि आप बेहतर बता पाएंगे तो कि बच्चे कैसा महसूस करते हैं? जी, जब मैं ऑनर्स के बच्चों से जब पहली बार मिलती हूँ तो बच्चे बड़े परेशान, बड़े डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, होम सिकनेस की प्रॉब्लम है, खाने की प्रॉब्लम है, घर की याद आ रही है। तो मैं स्पेशली मेरा अपने इंडिविजुअली बच्चों से ऐसे रिलेशन होते हैं कि मैं सबसे पहले उनको ये गाइडलाइन देती हूँ कि देखिए 3 साल के लिए 5 साल के लिए आप आए हैं तो आपको कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा, लेकिन छोड़ना नहीं संभव नहीं शायद आपके मेरे लिए भी कि बच्चा एकदम से सबको भूल जाए। तो हम उस वातावरण में बच्चे को बिना कोई प्रेशर दिए उसकी उन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं जो चीज़ें उसकी अच्छी है। यदि वो क्लास में वो शांत प्रवृत्ति का है तो उसे राइटिंग वर्क कराती है, यदि वो बच्चा बोलने में बहुत अच्छा है तो उसको कॉम्पिटिशन के लिए मोटिवेट करते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में दोनों कैटेगरी में नहीं आते, तो उन बच्चों को स्पेशली काउंसलिंग डिपार्टमेंट में आकर देते हैं। और इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो तीनों में नहीं आते तो उनको मैं कैंपस से बुला के काउंसलिंग करती हूँ। और कुछ ऐसे हैं जो उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा होम सिकनेस है तो मैं स्पेशली उनको घर पर बुला कर ट्रीट करती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि आप कहाँ हैं, आप सोचिए कि आप बिल्कुल घर नहीं है। और मुझे लग रहा है कि मेरे 12 साल के
और दूरस्थ डिपार्टमेंट की बहुत दिनों से डिमांड भी आ गई है, तो हम सोच रहे हैं कि दूरस्थ विभाग के लिए एक पीजी डिप्लोमा का कल्चर हेरिटेज करके एक डिप्लोमा की पूरी गाइडलाइन आदरणीय भैया के साथ डिस्कस हो चुकी है और लगभग पीओएस का काम भी पूरा हो चुका है। किताबें पढ़ने का कार्य थोड़ा सा मतलब विलम्ब हो रहा है, तो एक तो वहाँ पर शुरू करना है। दूसरा विभाग में ही आपको मैं बताऊँ कि जो फ्यूचर प्लानिंग है, सबसे बड़ी हमारी जो प्लानिंग है वो हमारी है म्यूजियम को लेकर। तो हम म्यूजियम इसलिए एस्टेब्लिश कराना चाहते हैं कि जब यहाँ से कोई भी बच्चा मास्टर्स या बीए करता है तो म्यूजियोलॉजी का इंजीनियर का डिग्री कोर्स या डिप्लोमा कोर्स पहले से कर सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी यहाँ से करने के बाद वो उसके योग्य बन जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक मिसिंग पार्ट होता है कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज म्यूजियम का देना बच्चों को वो नहीं दे पाती। तो मैं हमारा ऐसा मोटो है विश्वविद्यालय विभाग के सहयोग से और भैया के आदरणीय भैया के मार्गदर्शन में कि जैसे भी हमें मतलब अनुमति उसकी मिल गई है, तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी कि हमारा ऑडिटोरियम है उसके ऊपर ही यदि आप देखें तो फर्स्ट फ्लोर पर पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया का 1857 के रिवोल्ट का एक पूरा म्यूजियम आर्ट गैलरी हमने बनाई है, जो बच्चों को हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वहाँ पर ले जाते हैं। दूसरे तरीके से हम गुरुकुल गांधी म्यूजियम में कोई और ऐसी चीजें घुमाते हैं। तो हमारा जो भविष्य की प्लानिंग है, तो हमारी म्यूजियम एस्टैब्लिश करने की है, हमारा डिप्लोमा शुरू करने का है। हम ये चाह रहे हैं कि मेरी कुछ फैकल्टीज है जो एल्यूमिनाई है मेरे, जिनके आर्कियोलॉजी में जो प्रोफेसर है बाहर, मेरा ऐसा मन है कि उनको बुलाकर आर्कियोलॉजी का भी कोई डिप्लोमा से शुरू कर सकते हैं, एक एमफिल प्रोग्राम शुरू करने का भी मन है। और इसके अलावा जो भी गाइडलाइन यहाँ से प्राप्त होगी इसके अनुसार जो है आगे जो भी चेंजेस करना होंगे वो करने के लिए विभाग पूरी तरह तैयार है। बहुत ही उत्तम। ऐसा कुछ है मंतव्य जो आप बताना चाहें, जो मेरे प्रश्नों में ना शामिल हो, आपको कुछ ऐसा बिंदु हो जो विभाग की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और मेरे प्रश्नों में आया? हाँ, विभाग की दृष्टि से एक चीज जो मैं जरूर मतलब कंक्लूड करना चाहूँगी कि मतलब विभाग में जो स्पेशली हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विगत 12 वर्षों का मेरा अपना विभाग में मतलब मेरी अपना कार्य रहा है। लेकिन विगत 12 वर्षों में मुझे विभागीय स्तर पर प्रशासनिक रूप से बच्चों की ऐसी कोई कंप्लेन का मतलब मौका नहीं आया है, मुझे ऐसी कोई लेटर इन्फॉर्मेशन ऐसे लीगली मुझे कोई चीज़ नहीं अपडेट करना पड़ी, जो मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज और ऐड करना चाहूँगी कि स्टेट डिपार्टमेंट से मतलब आप यदि परसेंटेज देखें तो शायद 0.1% भी नहीं होगा जो बच्चे यहाँ से सेटिस्फाइड हैं। डेफिनेटली हम फाइनली बच्चों से फीडबैक फॉर्म करवाते हैं और फीडबैक फॉर्म में उनका जो मोटिव रहता है वो यही रहता है कि मतलब ऐसी चीज़ें भी जो हमने नहीं सोचा था वो भी मिले। यहाँ पर चूँकि आपने एक चीज़ और कही, इसलिए मैं जरूर कहना चाहूँगी कि जेनेटिक इलेक्टिव में जब हमने 2017 में पहली बार हिस्ट्री सब्जेक्ट को लॉन्च किया था तो उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड हुई कि हमें चारों सेमेस्टर ऑनर्स के लिए अलग अलग पेपर बनाना पड़ा। और आप यकीन मानिए कि उन चारों सेमेस्टर में मतलब मेरे पास बच्चों की संख्या 35-40 हो जाती है और वो बच्चे 90 से वो स्कोर करते हैं जो योग के कंप्यूटर साइंस के रूरल रीजन उनके बच्चे हैं। तो वो उन्होंने मुझे जब मैंने उनसे डिस्कशन किया और फीडबैक ली तो उन्होंने बताया कि मैम हिस्ट्री जानने की पढ़ने की जिज्ञासा थी, लेकिन कैरियर की मतलब कैरियर की बात करें या फैमिली का प्रेशर कह रहे हैं अपनी कोई चीज़ें मिसा कि हमको एक कोर्स पढ़ना पड़ा। लेकिन यहाँ पर आकर पता पड़ा कि टेक्नोलॉजी के साथ में हिस्ट्री पढ़ती थी। 4 सेमेस्टर वो बच्चा मुझसे हिस्ट्री पढ़ के जाता है विभाग के द्वारा, तो वो बच्चे का एक बेसिक कॉन्सेप्ट हिस्ट्री हो जाता है। और आपको मतलब आश्चर्य होगा जानकर कि उसमें के 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो मोटिवेट कर चुके अपने आप को सिविल सर्विसेज के लिए उस जी के पेपर पर हाथ। तो दैट्स मतलब गुड फॉर मी। मैम, विश्वविद्यालय में 50 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय एमओयूज हैं और उन एमओयूज के माध्यम से समय समय पर यहाँ पर विभिन्न लोग जिसमें प्रोफेसर्स भी शामिल हैं, विभिन्न बिजनेस करने वाले बाहर लोग शामिल हैं जो यहाँ पर आकर ट्रेनिंग लेते हैं योग की, भारत संस्कृति की, तो उसमें हमारा विभाग किस तरह से इन्वॉल्व करता है? बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हमारे इतने सारे इंटरनेशनल एमओयूज हैं और कैम्ब्रिज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी और प्रोफेसर यहाँ पर आकर पढ़ते हैं। यहाँ पर 3 चीज़ें, योग, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, और तीनों का सिलेबस हमने उन लोगों ने डिजाइन किया है। तो जो कल्चर वाला पार्ट है वो मैक्सिमम फुलफिल डिपार्टमेंट के द्वारा कराया जाता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर भारतीय संस्कृति के बारे में वो बहुत सारा अध्ययन करते हैं, घूमते हैं, नॉलेज गूगल से लेते हैं, बट उनके जो अनुभव है उनके जो फीडबैक यदि आप देखें तो वो ये कहते हैं कि भारतीय संस्कृति की जीवन का प्रत्यक्ष धारा हमें यहाँ देखने को मिली, चाहे वो यहाँ के ड्रेस कोड में हो, चाहे यहाँ के भोजन में हो, चाहे यहाँ के यज्ञ में हो, चाहे यहाँ के वातावरण में हो। तो ये चीज़ें हमारे में जो न्यूज़ है वो ये बेस बनाकर, कल्चर बेस बनाकर बनाए गए हैं। और जितने भी विद्यार्थी आते हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर आप देखें कि 15 दिन के बाद उनका ड्रेस कोड खुद ब खुद इंडियन कल्चर का हो जाता है, हमें बताना नहीं पड़ता, मतलब पता है उनको खुद सिखाता है। सही बात है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लेक्चर देने जाते हैं उसमें तो हमें लगता है कि वो गायत्री मंत्र शायद ना आता, और वो गायत्री मंत्र यहाँ पर रहते तो ये अपने आप में इस कैंपस की, इस परिसर की मान्यता है जो निरंतर बाहर से आने वाले लोगों के मन में भी कुछ ना कुछ संस्कृति का और अध्यात्म का संचार करना चाहिए। इसलिए एक चीज और बोलना चाहूँगी, वो विद्यार्थी जो बाहर से 15 दिन की वर्कशॉप या एक्सचेंज प्रोग्राम में आते हैं, आपको हैरानी होगी जानकर कि वो बच्चा 2 या 3 दिन के बाद रेगुलरिटी में आता है और वो 1 डे भी ऐसा नहीं होता कि वो स्किप करता है, बकायदा बिना दुपट्टा, बकायदा उसकी ध्यानस्थ मुद्रा, और वो जितने
यज्ञ के साथ उसका भ्रमण है, गौशाला है, तो वो सारी चीजें जो भारतीय संस्कृति के हमारे मुख्य घटक है, जो हमारे आधारभूत तत्व है, जो हमारे बिंदु है, जिनको यहाँ का पाठ्यक्रम भी सिखाता है, म्यूज भी सिखाते हैं और वातावरण के साथ सिखा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने इतने सही तरीके से संक्षेप में हमको बताया विभाग के बारे में। और अंत में आपसे सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप लगातार जुड़े रहे विश्वविद्यालय से किसी न किसी माध्यम से। फेसबुक एक माध्यम हो सकता है, यूट्यूब एक माध्यम हो सकता है, हमारे DSCP ऑफिशियल जितने भी हैंडल्स हैं, ट्विटर पे हो चाहे इंस्टाग्राम पे हो, उनको फॉलो कीजिए और लगातार अपडेट रहिए विश्वविद्यालय के बारे में। और निश्चित रूप से ये भी सोचिए कि आप किस तरह से आप ये जो योजना है इसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और बहुत धैर्य से आप लोगों ने हमारी बात को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और हम लोग धन्यवाद करते हैं दोनों आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद मैम ये महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। और हमारी और अधिक जानकारी के लिए अगर आप चाहें तो www.dscp.ac.in पे आप जा सकते हैं, वेबसाइट है हमारी, उस पर आप और डिटेल में देख सकते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पर उपलब्ध है।